नमस्कार बच्चों। तो हमने इससे पहले पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। मैंने आपको बताया था वर्ण विचार में स्वर के भेदों के बारे में और व्यंजन के भेदों के बारे में बताया था। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के आपके 4 भेद होते हैं: अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन में क से लेके मौ तक के जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम क से लेके मौ तक इन व्यंजनों को बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मुख है यानी मुंह है, मुंह के अंदर जो वायु है जब कंठ से वो निकलती है, गले से निकलती है, तो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को वो क्या करती है, छूती है। ठीक है, वो वायु। इन्हें पंचम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। किन्हें? जो क से लेके मौ तक होते हैं। क वर्ग जैसे मैंने आपको पहले बताया था, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आपके क्या आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। इन्हें पंचम वर्गीय व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक वर्ग में क्या होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में है क ख ग घ ङ, तो ये इनका उच्चारण स्थान है कंठ यानी गले से। उसके बाद च वर्ग में है च छ ज झ य, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु से है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, इनका उच्चारण स्थान जो है वो है मूर्धा से। उसके बाद त वर्ग में त थ द ध न, त थ द ध न आप जब बोलोगे तो क्या होंगे, दांत यानी दंत, यानी दांतों से क्या है इनका उच्चारण, दांत क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। फिर है प फ ब भ म, अगर आप प फ ब भ म को बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ यानी ओष्ठ, इन्हें ओष्ठ भी कहा जाता है, यानी होंठों से इनका उच्चारण होता है। तो ये हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये वर्ण जिह्वा मुख के किसी भी भाग को क्या करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। जो अंतस्थ होता है कि अंदर से जो आते हैं, ठीक है, जो व्यंजन अंदर से बोले जाते हैं यानी मुंह के किसी भी भाग को वो स्पर्श नहीं करते। जैसे ये वर्ण होते हैं, 4 होते हैं। ये वर्णों की संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजनों की? ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य र ल व, य र ल व आप बोल के देखेंगे तो मुख के किसी भी भाग को हमारी जो वायु है वो किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। तो ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब है तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म नाम से ही आपको पता चला है, ऊष्म का होता है गर्माहट। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय क्या होता है, मुख से वायु तेज गति से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है या गर्म होकर बाहर निकलती है। मैंने बताया ना ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, तो रगड़ खाते हुए या क्या करती है, गर्म होकर बाहर निकलती है वायु। तो उस समय जब हम ये व्यंजन बोलते हैं तो वो ऊष्मा निकलती है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या जो है अंतस्थ व्यंजनों की तरह 4 ही होती है, श श श और ह। क्या हो गया, श श श और ह। तो इसमें देखिए श श श और ह जब आप बोल रहे हैं तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, गर्माहट से आ रही है, तो ये हो गया ऊष्म व्यंजन। अब है आगत व्यंजन। इन व्यंजनों के नीचे क्या है, नुक्ता चिन्ह होता है। नुक्ता चिन्ह जैसे कि शब्द है फौरन, जैवरा, जरा आदि। तो ये तो हो गए हमारे आगत व्यंजन। अब एक आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। 2 भिन्न व्यंजनों के जब परस्पर संयोग होता है, यानी जब 2 व्यंजनों से एक व्यंजन का निर्माण होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष जो है वो क और श से बना होता है, त्र जो है वो अधत्त और र से बना होता है, ऐसे ही ज्ञ है ज और य से बना होता है, श्र है आपका श और र से बना होता है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है।
अब है देखिए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में जहाँ दो व्यंजन एक जैसे होते हैं या एक आधा व्यंजन होता है और एक पूरा व्यंजन सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे शब्द है कच्चा, शब्द क्या है कच्चा, यानी च आधा च और पूरा च। ऐसे लट्टू आधा ट और पूरा ट। तो इस प्रकार इन व्यंजनों को बोला जाता है द्वित्व व्यंजन। उसके बाद देखिए उच्चारण और श्वास वायु से के निकलने के आधार पर भी जो होता है व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण से। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो है इनसे बनते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो यहाँ वर्ग की ही बात हो रही है। प्रत्येक वर्ग का यानी हर वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क वर्ग का है क वर्ण हो गया, और तीसरा वर्ण यानी ख को छोड़ के ग, और पांचवा वर्ण यानी घ को छोड़ के अंग। तो ये वर्ण क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 बताए थे मैंने, कौन से, य र ल व। तो ये जो हैं ये भी अल्प प्राण में ही आते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने नीचे दिया है कि क वर्ग, क वर्ग में देखिए अब हम ढूंढेंगे इसमें पहला क और तीसरा क्या है ग और पांचवा वर्ण क्या है हमारा अंग, और उसके बाद मैंने लिखा है अल्प प्राण। ये सारे हमारे क्या आते हैं, ये जो तीनों वर्ण है ये हमारे किस में आते हैं अल्प प्राण में। और नीचे य र ल और व भी हमारा क्या है अल्प प्राण है, ठीक है। य र ल व भी मैंने बताया था कि आपका क्या है अंतस्थ व्यंजन, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और नीचे देखिए फिर लिखा है क ग ङ च ज य ट ड ण त द न प ब और म। ये हमारे सारे क्या हैं अल्प प्राण हैं, ठीक है। अल्प प्राण समझ में आ गया होगा। अब है महाप्राण। अब महाप्राण किसे कहते हैं, अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अभी हमने क्या किया था, पहला, तीसरा और पांचवा, वो तो हो गया हमारा अल्प प्राण। अब महाप्राण में क्या होता है कि जो सम संख्या, जैसे भी आप बोल सकते हो, सम क्या होता है, एक क्या है हमारा विषम है और सम संख्या क्या है 2, 3 विषम है और 4 क्या है हमारा सम संख्या। ऐसे ही देखिए अब महाप्राण में क्या होता है सम संख्या आते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा क्या है सम संख्या और चौथी भी क्या है सम संख्या। तो दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का वर्ण दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। और उसके साथ ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या मैंने 4 बताई थी आपको, श, श, श और ह। तो ये ऊष्म व्यंजन भी हमारे किस में आते हैं महाप्राण में आते हैं। तो अब देखिए क वर्ग में जैसे मैंने वहां पे उदाहरण दिया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। क वर्ग में ख और घ हमारे महाप्राण हैं। उसके बाद श, श, श और ह हमारे क्या हैं महाप्राण हैं। तो नीचे देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, ये हमारे सारे हो गए महाप्राण। उसके बाद देखिए नाद की दृष्टि से भी जो है व्यंजन के क्या होते हैं भेद होते हैं, या ध्वनि और गूंज की दृष्टि से भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी कई बार प्रश्न इससे भी पूछा गया है। तो इसमें है अघोष और सघोष। नाद की दृष्टि से अगर कोई आपसे भेद पूछता है तो 2 होते हैं अघोष और सघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। अब ऊपर आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले में हमने विषम संख्याएं पढ़ी थी, किसमें अल्प प्राण में, और उसके साथ कौन से अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर महाप्राण में हमने क्या किया था कि सम संख्या यानी दूसरा और चौथा, ठीक है, और उसके साथ ऊष्म व्यंजन, वो हमारे क्या है महाप्राण है। अब जब हम नाद की दृष्टि से पढ़ते हैं तो अघोष व्यंजन में देखिए क्या आता है कि यहाँ ना तो सम संख्या है ना विषम, यानी दोनों मिक्स हैं, ठीक है।
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष है, यानी क और ख हमारा क्या है, अघोष। ग घ अंग हमारा सघोष है। ठीक है, अब हम पहले अघोष को पढ़ेंगे। क और ख हमारा क्या है, अघोष है। अब यहाँ और ध्यान देना आपको, क और ख तो अघोष है ही, उसके साथ हमारे जो क्या थे, ऊष्म व्यंजन थे, जो महाप्राण में आए थे, उसमें से हमने 3 ऊष्म व्यंजन लिए, श श श। तो ये तीनों ऊष्म व्यंजन भी हमारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। तो श श श क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हमारे सारे क्या हो गए, अघोष। ठीक है, अब है सघोष। तो सघोष में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, यानी जो पीछे के तीनों हैं हमारे ग घ और ङ, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, हमारा सघोष होता है। तो क वर्ग में जैसे ग घ अंग सघोष हो गया, और वहां से हमने लिया कौन सा, ऊष्म व्यंजन का ह भी हमारा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, ह भी क्या है, सघोष है। और उसके बाद सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ ए आई री ओ औ, ये सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो हमने क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमारा सघोष है उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है हर प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और ह ऊष्म व्यंजन भी हमारा इसमें आता है ह, और उसके बाद सारे स्वर यानी 11 स्वर भी हमारे सघोष ही होते हैं। तो अब आप इसको पहचान लेते होगे कि सघोष हमारे कौन कौन से हैं, ग घ ङ ज झ य ड ढ अण द ध न ब भ म ह और सारे स्वर। ठीक है, तो आसान हो गया होगा समझना इसको कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण कौन कौन से हैं, उसके बाद सघोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इसमें से महाप्राण बताइए, तो महाप्राण आपको पता है कि दोनों क्या है, सम संख्याएं होती हैं, यानी दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो क्या है, हमारा महाप्राण है। और उसके बाद आपका महाप्राण में क्या आते हैं कि ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो वो भी आपको पता है, 4 होते हैं, श श श और ह। उसके बाद ये तो महाप्राण की बात होगी। अब आपसे पूछ लिया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो आप क्या करोगे, वहां भी सम संख्या है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण जो होता है वो हमारा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और साथ में उसके प्लस क्या होता है कि जो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और अलावा वो भी आपके किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अब उसके बाद देखिए अघोष और सघोष में कितना आसान है पहचानना। अघोष जो है, अघोष में पहला और दूसरा शुरू के, यानी प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा आपका किस में आता है, अघोष में आता है। और श श श यानी ऊष्म व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन भी किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। तो ये तो हो गया आपका अघोष व्यंजन। उसके बाद सघोष पूछ लिया। सघोष में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी उसके बाद वाले जितने हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का वर्ण, ये तीनों वर्ण जो है पीछे के, ये हमारे सघोष में आते हैं। और उसके बाद कौन सा सघोष में आता है, ह भी, यानी जो उसमें व्यंजन ह था वो भी हमारा सघोष में आता है। उसके बाद जो स्वर हैं, सारे स्वर 11 स्वर हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, सघोष में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष व्यंजन जो है स्पष्ट हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो उसे हम जो है 9 वर्गों में बांटा गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका। ठीक है, कंठ से आपको जान सकते हुए कंठ यानी कि गले से, गले और जीभ के जो निचले हिस्सा होता है उसे स्पर्श करते हुए जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंठ ध्वनि कहते हैं। इसमें जो है अ आ क वर्ग के सारे हो गए, और ह तथा विसर्ग, ये सब किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। उसके बाद तालव्य यानी तालु जो होता है, तालव्य, तालु
यानी जीभ के स्पर्श से निकलने वाले तालु और जीभ के स्पर्श से निकलने वाले ध्वनियां जो होते हैं ई चौवर्ग के सारे जो व्यंजन हैं य और श, ये सारे हमारे तालव्य हैं। जब आप इन्हें बोलते हैं ना ई च छ ज झ ये और य श, तो आप क्या होता है तालु और जीभ का स्पर्श से ये ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है, मूर्धन्य में हो गया मूर्धा व जीभ से री, देखिए री बोल के देखिए री, ट ठ ड ढ, ट वर्ग के सारे बोलने आपको। ठीक है, ट ठ ड ढ अण, उसके बाद र अश, ये शब्द क्या है मूर्धा और जीभ से। ठीक है, इसके बाद दंत्य दांत और जीभ से त थ द ध न, अब जीभ और दांत का स्पर्श हो रहा है एक दूसरे से, त तव थ द ध, यानी त वर्ग के सारे बोलने हैं हमको। ल और श भी हो गया इसमें। ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठों का स्पर्श आपस में होता है ऊ प फ भ भ, प वर्ग के सारे हो गए प फ भ भ म। ठीक है, अब है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में क्या होता है कि कंठ और तालुस का ए आई बोल के देखिए तो आपका कंठ और तालव्य दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए ये व्यंजन जो ये वर्ण जो है निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब है कंठोष्ठ। ठीक है, कंठ और जीभ तथा होंठ, कंठोष्ठ लिखा है ना, कंठोष्ठ ओष्ठ, तो कंठ जीभ और होंठ के अल्प स्पर्श यानी कम स्पर्श से ओ आओ बोलिए, कंठ जीभ और होंठ दोनों ही आपस में बहुत कम एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ये वर्ण को बोला जा रहा है ओ आओ। ऐसे ही है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में दांत जीभ और होठों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, इन वर्गों का या इन वर्णों का। इसमें एक ही वर्ण होता है व। ठीक है, नासिका में क्या होता है मुख और नासिका से ध्वनियां यानी वर्ण निकलती हैं मुख और नाक से, जैसे अंग अण य अण त म। ठीक है, अन्य ध्वनियां में ड य अण और ढ है। ठीक है, इसके बाद स्वर संबंधी जो अशुद्धियां होते हैं थोड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। वर्गों का उच्चारण स्थान जो है 9 वर्गों में बांटा गया है इन्हें, ये 9 वर्ग मैंने आपको बता दिए। थोड़ा आप इन्हें समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए अन्य ध्वनियां भी आपको बता दी मैंने। अब है स्वर संबंधी अशुद्धियां। अब हम अशुद्धियां करते हैं कई बार, तो कैसे अशुद्धियां करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कई बार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धि कर देते हैं। हमें ह्रस्व स्वर लिखना होता है और हम क्या लिख देते हैं दीर्घ स्वर लिख देते हैं। बिना स्वर के बोल देने में अशुद्धियां कर देते हैं, यानी हम स्वर ही नहीं लगाते। कई बार स्वर रहित वर्ण को हम स्वर सहित बोल देते हैं और कहीं पर हमें स्वर को बोलना नहीं चाहिए और वहां पे भी हम स्वर को बोल लेते हैं। इस प्रकार से अशुद्धियां कर देते हैं। अकारण ही हम अ और ई को जोड़ देते हैं। कई पर क्या करते हैं अ और ई को हम बिना किसी कारण के जोड़ देते हैं। तो ये तो थी हमारी स्वर संबंधी अशुद्धियां। अब हम देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियां भी हम कई बार करते हैं। जैसे र को हम क्या कर देते हैं री से संबंधित उच्चारण से अशुद्धि कर देते हैं। और कई बार क्या करते हैं कि प्रादेशिक भाषा को हम क्या कर देते हैं क्षेत्रीय प्रभाव लाके उसमें क्या कर देते हैं अशुद्धियां पैदा कर देते हैं। जैसे पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखा को क्या बोल देते हैं देखा, और तो देखा क्या हो गया अशुद्ध रूप हो गया और देखा क्या हो गया शुद्ध रूप हो गया। इसी प्रकार पंजाबी भाषा के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं हिंदी के उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। जैसे इंद्र को वो क्या बोलते हैं इंदर, और नाराज को बोल देते हैं नाराज। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय रूप में क्या होते हैं, क्षेत्रीय भाषा से क्या होते हैं ये हिंदी भाषा की अशुद्धियां होती हैं। हरियाणा में जैसे आपने देखा होगा कई लोग हरियाणी होते हैं, तो हरियाणा में क्या बोलते हैं पानी को पानी बोल देते हैं। पानी ना बोल के क्या करते हैं हिंदी में भी उसको क्या बोल देते हैं पानी, यानी उनका क्षेत्रीय रूप हो जाता है उसमें। खाने को क्या बोलते हैं खाना। ठीक है, अपने खाना खाना है तो खाना बोल देते हैं खाने को। इसी प्रकार बांग्ला भाषी जो लोग होते हैं वो श का उच्चारण है उसको वो श बोल देते हैं। ठीक है, श को श बोल देते हैं। जैसे रसगुल्ले को क्या बोल देते हो रसोगुल्ला,
रसोगुल्ला यानी श बोल देते हैं। इसी प्रकार ड र से संबंधित भी अशुद्धियां कई बार होती हैं, जैसे लड़ाई को कई क्षेत्रीय रूप में क्या बोलते हैं, लड़ाई, ठीक है। ऐसे पेड़ को बोलते हैं पेड़। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय रूप होता है ना, क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव होता है, उससे हिंदी अशुद्ध होती है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद तो आपको पता ही है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं यानी उनका विच्छेद करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है कमल। कमल में आधा क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ है। तो ये हो गया हमारा वर्णों का विच्छेद, ठीक है।